है तो किसी भी कार्य के होने या करने को क्रिया कहा जा रहा है। ठीक है। जैसे कि जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य को करने या होने या किसी उसके घटना को पूरा होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया को पहचानने के और भी दूसरे तरीके जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हंसना, जिसमें भी आखिरी में या लास्ट में ना शब्द आता हो वो ही क्रिया कहलाती है। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ने की क्रिया हो रही है। शेफाली और सोनल पेपर दे चुकी हैं। क्षितिज जॉन को पुस्तक देता है। अब इन सभी शब्दों में पढ़ना, देना और देना ये सारी जो है वो क्रिया होती है। अब प्रत्येक भाषा में क्रिया का बहुत महत्व होता है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। यदि वाक्य में कुछ और न भी हो तो भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मतलब अगर वाक्य में किसी भी तरह की कोई संज्ञा अथवा किसी का नाम नहीं भी हो या किसी को निर्देश नहीं भी दिया जा रहा हो तो भी क्रियाएं पूरी हो जाती है। जैसे जाओ, बैठ जाओ, दौड़ो, रुको, खड़े हो जाओ, लाओ, और चुप होने के लिए जो इशारा करते हैं जैसे कि श, इस तरह से, तो ये भी सभी क्रिया की ओर संकेत करती है। अब हम आते हैं धातु के बारे में समझ में। तो धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। जिस तरह से एक वृक्ष की शाखाएं होती है और उन शाखाएं सभी जड़ से निकली होती है या वृक्ष जड़ से निकलता है, तो वही वृक्ष की मूल जो जड़ होती है जिससे वृक्ष की अलग अलग टहनियाँ, फूल, पत्तियाँ निकलती है, तो उसका मूल जड़ कहलाता है। उसी तरह से क्रियाओं का मूल रूप धातु कहलाता है। संस्कृत में इसे मूल रूप को धातु कहा जाता है। अब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं जैसे खा, लिख, पढ़ आदि। उदाहरण के तौर पर सिंह दौड़ रहा था और फूल सुंदर है। पहले वाक्य में दौड़ने की क्रिया सिंह कर रहा है, मतलब शेर कर रहा है, और दूसरे वाक्य में हे क्रियापद होने के बारे में बता रहा है, फूल सुंदर है। अब क्रिया अनेक रूपों में हमारे सामने आती है जैसे जा, जाता है। अब यहाँ पर केवल जाने की क्रियाओं को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। जाएगा, गया, जा चुके, जाओ, जाना चाहिए आदि। ये सभी क्रिया के सामान्य रूप हैं। इनका प्रयोग वाक्य में अर्थ और काल के अनुसार होता है और इन सभी पदों में जा सामान्य है, मतलब सभी में जाने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। इसे ही क्रिया का मूल रूप या धातु कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खा रहा है। अब इसमें खाने की क्रिया हो रही है लेकिन खाने का मूल रूप खा होता है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक पढ़ाने में पढ़ाने की क्रिया हो रही है लेकिन पढ़ाना मूल रूप होता है जो कि धातु कहलाता है। आगे देखते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के मूलतः दो भेद बताए गए हैं। अब कर्ता जो भी कार्य करता है उसका असर या उसका जो फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। मतलब कर्ता द्वारा करने वाला कार्य कर्म कहलाता है। जैसे धीरज पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में धीरज के कार्य का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, मतलब जो पढ़ने की क्रिया हो रही है तो धीरज के द्वारा पुस्तक को पढ़ने की क्रिया हो रही है, इसीलिए उसका जो कर्म होगा वो पुस्तक पर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो पुस्तक होगी, अतः पुस्तक को कर्म कहा जाएगा। अब कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ देखिएगा कि क्रिया जो है केवल कर्म के आधार पर होती है और यहाँ जो कर्म बताया जा रहा है वो जिस रूप में या जिससे रिफ्लेक्ट होकर कर्म हो रहा है या क्रिया हो रही है, जिस वजह से क्रिया हो रही है, वही क्रिया के अंतर्गत इसमें बताया जा रहा है। जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये दो रूप बताए गए हैं। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल यानी कि उसका जो असर है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, मैंने पुस्तक पढ़ी, तुमने बिस्तर उठाया और सायरा गीत गाती है। अब यहाँ सकर्मक क्रिया को समझने का एक आसान तरीका ये है कि इसमें जो क्रिया हो रही है वो किस वजह से हो रही है या किसके द्वारा हो रही है। ठीक है, उसमें मेन रीज़न या मेन कारण क्या है।
राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ने का जो कारण है वो पुस्तक है, क्योंकि राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर पुस्तक जो है वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ गया। अब कृष्ण ने कंस को मारा, तो मारने की जो क्रिया हो रही है वो किसके लिए की जा रही है? कंस के लिए। तो यहाँ पर मुख्य कारण जो है वो कंस है, तो ये सकर्मक क्रिया में है। मैंने पुस्तक पढ़ी, अब यहाँ पर अगर पुस्तक और कंस को हटा दिया जाए, यहाँ पर रंगीन शब्दों को अगर हटा दिया जाए, तो ये सकर्मक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि सकर्मक क्रिया सार्थक रूप में होती है जिसमें उसका रीज़न छिपा हो या फिर क्रिया के होने का कारण हो जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है। पुस्तक पढ़ने का जो कारण है, वह पढ़ने का कारण पुस्तक है यहाँ पर, ठीक है। बिस्तर उठाया, अब यहाँ पर अगर बिस्तर को हटा दिया जाए तो यहाँ पर रीज़न पता नहीं चलेगा कि क्या उठाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया में मेन रीज़न होना चाहिए, या फिर जो क्रिया हो रही है उसका रिफ्लेक्ट किस वजह से पड़ रहा है वो कारण होना चाहिए। इन वाक्यों में मारा क्रिया का फल उसके कर्म कंस पर, और पढ़ी क्रिया का फल पुस्तक पर, और उठाया क्रिया का फल बिस्तर पर, और गाती इस क्रिया का फल गीत पर पड़ रहा है। अतः ये चारों क्रियाएं सकर्मक है, और सकर्मक का शाब्दिक अर्थ भी ये है सकर्म, यानी कि कर्म के साथ में जो क्रिया हो रही है उसमें कर्म का होना या कारण का होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जो क्रियाएं जिनमें रिफ्लेक्ट का या कारण का होना ज़रूरी नहीं होता, या फिर उसमें कारण छिपा नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें कारण बताया नहीं जाता, वह अकर्मक कहलाती है। अकर्म इसी से बना है, जैसे जिसमें कर्म नहीं होता। अब जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता। यहाँ पर उदाहरण देखिएगा, आदित्य सोता है, छोटे बच्चे रोते हैं, और जोकर हंसता है। अब यहाँ पर एक बात देखने योग्य है, समझने योग्य है कि यहाँ पर आदित्य सोता है, यहाँ ये नहीं बताया जा रहा कि आदित्य बिस्तर पर सोता है। अगर यहाँ पर रीज़न दिया जाता कि आदित्य बिस्तर पर सोता है तो ये सकर्मक क्रिया होती। छोटे बच्चे रो रहे हैं, यहाँ पर कारण नहीं है कि छोटे बच्चे क्यों रो रहे हैं। हो सकता है छोटे बच्चे मार से रो रहे हैं, या छोटे बच्चे डर की वजह से रो रहे हैं, तो यहाँ पर वजह या कारण मेंशन नहीं है। जोकर हंसता है, अब यहाँ पर हंसना रोना या खाना पीना जिसके द्वारा भी किया जा रहा है वो बिना रीजन के अगर किया जा रहा है तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि जोकर चुटकुला सुनकर या फिर किसी और को देखकर हंसता है। यहाँ पर डायरेक्ट बताया जा रहा है कि जोकर हंसता है, इसलिए यहाँ पर मेन क्रिया का कारण या रिफ्लेक्शन या फिर किसी तरह की वजह नहीं है, और जिनमें वजह नहीं होती वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अब इन तीनों वाक्य में ही सोता, रोता और हंसता क्रियाएं हैं, और इन तीनों क्रियाओं का फल यानी कि प्रभाव कर्ता आदित्य, छोटे बच्चे और जोकर पर पड़ रहा है, इसलिए इन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। अब कुछ अकर्मक क्रियाएं ऐसे भी है जैसे कि बैठना, उठना, हंसना, कूदना, जीना, मरना, रोना, अकड़ना इत्यादि। तो सकर्मक क्रियाओं में मेन रीज़न होना ज़रूरी, जैसे माता भोजन पकाती है या फिर मम्मी खाना बना रही है। यहाँ पर बनाने की क्रिया जो है वो खाने की, क्योंकि खाना बनाया जा रहा है तो इसमें बनाने का एक रीज़न है। राम या बालक फल काट रहा है, अब काटने की जो क्रिया है वो कर्म पे पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे कर्म फल हो रहा है क्योंकि फल को काटा जा रहा है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया में कोई ना कोई रीज़न या कारण होता है और अकर्मक क्रिया में नहीं होता। अब यहाँ देखिए सकर्मक और अकर्मक को किस तरह से पहचाना जाए, तो मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सी हिंट है कि ये प्रश्न खड़ा होता है कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान किस तरह से करें। तो जिस वाक्य में क्रिया से किसको या क्या इस तरह का प्रश्न अगर बनाया जाता हो और उसका उत्तर मिलता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो कि बालक क्या पढ़ता है। यहाँ अगर पुस्तक को हटा दिया जाए तो भी प्रश्न बनता है कि बालक पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा कि बालक क्या पढ़ता है, क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर अगर मिलता हो
तो किसको, किसके, किसकी और क्या, अगर इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रमेश झाड़ू लगा रहा है, तो यह क्वेश्चन बनेगा कि रमेश क्या लगा रहा है या रमेश क्या कर रहा है। ठीक है। उसी तरह से बालक हंसता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई शब्द क्वेश्चन नहीं बन रहा कि बालक किसको हंसता है या फिर बालक क्या हंसता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बनेगा कि बालक क्यों हंसता है, लेकिन वहाँ रीज़न नहीं दिया गया। तो जिनमें रीज़न छुपा हो और उनके क्वेश्चन बनते हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिनमें रीज़न नहीं हो और क्वेश्चन नहीं बन पाता हो, किसको और क्या से क्वेश्चन नहीं बन पाता हो, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अब इस वाक्य में प्रश्न उठता है बालक क्या पढ़ता है, तो उत्तर है पुस्तक, इसलिए पढ़ना सकर्मक क्रिया होगी। और जब वाक्य में किसको या क्या का कोई उत्तर नहीं मिलता तो वहाँ पर क्रिया अकर्मक होगी। जैसे मैंने बताया कि इन दोनों की वजह से अगर कोई उत्तर नहीं मिल रहा या क्वेश्चन नहीं बन रहा तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे नीरा दौड़ती है, अब नीरा यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि नीरा सड़क पर दौड़ती है या घर में दौड़ती है, ठीक है, या फिर नीरा किस वजह से दौड़ रही है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। यदि प्रश्न करे क्या दौड़ती है तो कोई उत्तर नहीं मिलता, किसको दौड़ती है तब भी कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर दौड़ना जो होगा वो अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सकर्मक क्रिया में कुछ ना कुछ रीज़न छुपा होता है जिसमें क्वेश्चंस भी बन पाता हो, और अकर्मक क्रिया में किसी तरह का रीज़न नहीं होता और उसमें क्वेश्चन किसको या क्या से नहीं बन पाता है। थैंक यू सो मच।